फिर से देखिए, किसी प्रजाति के भीतर आनुवांशिक विविधता के संदर्भ में हमें स्टेटमेंट पर विचार करना है, यानी यह प्रश्न जेनेटिकल डाइवर्सिटी से संबंधित है। यानी किस टॉपिक पर से संबंधित है? बायोडाइवर्सिटी से। और हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को खोजना है। यहाँ यह कह रहा है कि यह जनसंख्या के प्रत्येक जीव को विशिष्ट लक्षण प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम कहते हैं आनुवांशिक लक्षण, तो वैसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ियों में स्थानांतरण होता है, वैसे लक्षण जिसका निर्धारण हमारे शरीर की या किसी भी जीव के शरीर के आनुवांशिकी संरचना निर्धारित करते हैं। और आनुवांशिकी संरचना का संबंध किसी भी जीव के जीन की संरचना से। तो जीन आनुवांशिकी गुणों का इकाई होता है और वही जीन जो है किसी भी जीव के प्रजाति के विशिष्ट लक्षणों को निर्धारित करता है। तो यह तो बात सही है कि जनसंख्या के प्रत्येक जीव को विशिष्ट लक्षण प्रदान करता है। कैसे और क्यों करता है? क्योंकि हर एक जीन एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हर एक प्रोटीन जो है हमारे शरीर में एक अलग प्रकार के जैव रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, हमारे शरीर या किसी भी जीव के शरीर में। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। यह प्रजातियों के वांछनीय लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण में सहायक होता है। सही बात है। तो सोचिए, यह क्वेश्चन आनुवांशिक विविधता से होने के बावजूद भी इसमें प्रश्न किससे किया जा रहा है? जीन पर आधारित प्रश्न। क्योंकि अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कहेंगे यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। विभिन्न मानव प्रजातीय आनुवांशिक विविधता के उदाहरण हैं। तो मानो होमो सेपियंस सेपियंस को अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि हम जितने इस पूरे विश्व में जितने भी मानव समुदाय के सदस्य हैं वो सभी एक ही स्पीशीज के जीव हैं, वह है होमो सेपियंस सेपियंस। तो आखिर दो मानव एक दूसरे से भिन्न कैसे है? तो आनुवांशिकी स्तर पर एक दूसरे से भिन्न है। तो इस आधार पर कहेंगे कि यह भी सही है। ध्यान रखिएगा कि विभिन्न मानव प्रजातियों की जगह कह सकते हैं होमो सेपियंस सेपियंस के अंतर्गत आने वाले मानव समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपने आप में इसलिए विशिष्ट होता है क्योंकि उसकी आनुवांशिकी संरचना दूसरे से अलग होती है। सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस इसका अपवाद है। तो कहेंगे यह तीसरा भी सही है। तो इस आधार पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ध्यान दीजिए, ये आपको जैसे डायग्राम्स के द्वारा आप देखिए कि जब किसी भी एक स्पीशीज के जीव आनुवांशिकी स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो एक स्पीशीज के जीव का आनुवांशिकी स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होना ही आनुवांशिकी विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। वहीं दूसरा स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ध्यान दीजिए, एक ही प्रजाति के समूह को जनसंख्या कहते हैं और विभिन्न प्रजातियों के समूह को जैविक समुदाय कहते हैं। तो जब हम किसी जैविक समुदाय का अध्ययन करते हैं तो यह देखने का प्रयास करते हैं कि जैविक समुदाय के स्तर पर स्पीशीज कैसे एक दूसरे, कितने स्पीशीज हैं। तो जैविक समुदाय के स्तर पर प्रजातीय विविधता देखने को मिलती है, यानी हर प्रजाति अपने आप में दूसरे प्रजाति से भिन्न होता है। और वहीं जब हम किसी हैबिटेट आवास के इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं तो उस इकोसिस्टम में हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि जैविक समुदाय के स्तर पर कितने विविधता है। क्योंकि आप यह जानते होंगे कि जैविक समुदाय जब अपने आसपास के वातावरण से अंतर संबंधित होकर अंतः क्रियाएं करते हैं तो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है। इसलिए हर इकोसिस्टम में जैविक समुदाय के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है और एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से कितना अलग है इसके लिए हम जैविक समुदाय के स्तर पर डाइवर्सिटी को समझने का प्रयास करते हैं। तो स्पीशीज आनुवांशिकी स्तर पर भिन्न होते हैं, कोई भी जैविक समुदाय प्रजातीय स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं और कोई भी इकोसिस्टम जैविक समुदाय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होता है।
ऐसे आप डाइवर्सिटी को रिवाइज कर सकते हैं। अब यह प्रश्न है टुंड्रा बायोम के संदर्भ में। स्टेटमेंट को देखते हुए हमें करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। जैसा कि आप जानते होंगे, टुंड्रा बायोम का संबंध टुंड्रा जलवायु प्रदेश से है और टुंड्रा जलवायु प्रदेश का संबंध 60 से 90 डिग्री अक्षांशीय प्रदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से है, जहाँ पर सबसे गर्म महीने का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो पाता है। वहाँ अधिकांश समय तापमान माइनस और माइनस में भी -30-40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इस प्रकार के टुंड्रा जलवायु प्रदेश में वर्ष भर सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है, क्योंकि अगर 6 महीने के लिए 24 घंटे का दिन भी होता है तो सूर्य के प्रकाश पूरी तरह से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, यानी आपतन कोण कम रहता है, बहुत ही कम मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यह स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। यहाँ वार्षिक वर्षा 40 मिलीमीटर से कम होती है, यानी 40 सेंटीमीटर से कम होती है। तो टुंड्रा जलवायु प्रदेश में अत्यंत कम तापमान होने के कारण प्रति चक्रवाती दशा बनी रहती है, उच्च वायुदाब का विकास हुआ रहता है। और आप यह बेहतर ढंग से समझते होंगे कि जहाँ पर हाई प्रेशर उच्च वायुदाब का विकास होता है वहाँ पर वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ कम वर्षा होने का कारण इस जलवायु प्रदेश का तापमान अत्यंत कम होना है, इसलिए इस क्षेत्र में 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यह इस क्षेत्र की एक मुख्य विशेषता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि टुंड्रा बायोम को हम ट्रू डेजर्ट कहें या बायोलॉजिकल डेजर्ट कहें, तो ऐसी स्थिति में आपका उत्तर होना चाहिए यह एक प्रकार का जैविक मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम तापमान होना जैविक समुदाय के लिए वातावरण के साथ अनुकूलन में सबसे बड़ी बाधा है। और इसीलिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की जैव विविधता औसत से काफ़ी कम है। वहीं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश में जहाँ तापमान अधिक रहता है और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में जल का अभाव वहाँ के जैविक समुदाय के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है और उन्हें वहाँ जल संसाधन के साथ प्रबंधन करने के लिए अनुकूलन करना पड़ता है, यानी उनको वहाँ पर जल अभाव के स्थिति में ही अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करना होता है। तो इसलिए यह कह सकते हैं कि यह जो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट में यहाँ सूर्य के प्रकाश का अभाव रहना और अत्यंत कम तापमान होना यहाँ की जैव विविधता के कम होने का महत्वपूर्ण कारण है। अब देखिए मॉस एंड लाइकेन यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। तो मॉस ब्रायोफाइटा के प्रजाति आते हैं। ब्रायोफाइटा यानी पादप समुदाय की वैसी प्रजातियाँ जो स्थल और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संक्रमण क्षेत्र में रहते हैं, जो स्थल और जल के संक्रमण क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें हम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। और इनके अंतर्गत मॉसेज भी मिलेंगे। इनके अंतर्गत आपको इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट भी मिलेगा। ये 3 कॉमन नाम हैं जो आपको टुंड्रा बायोम में मिलेगा, क्योंकि टुंड्रा बायोम में हिम गलन के कारण जहाँ जल का भराव होता है वहाँ पर इस प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है। साथ में लाइकेन, कवक और शैवाल जब सहजीवी के रूप में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, जिससे एक दूसरे को लाभ होता है, उन्हें ही लाइकेन कहते हैं। तो टुंड्रा बायोम में जो प्रमुख वनस्पतियां मिलती हैं उनमें मॉस और लाइकेन वहाँ की मुख्य विशेषता है। ठीक है, ये तीसरा भी सही है। शरद काल के प्रारंभ में यहाँ के अधिकांश जंतु दक्षिण की ओर प्रवास कर जाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है अधिकांश समय तापमान का 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना। इसलिए यहाँ पर जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो कई प्रकार के जीव जंतुओं के द्वारा वहाँ के वातावरण के साथ अनुकूलन करने में समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, जिससे
वो अपने आप अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो अपेक्षाकृत अधिक तापमान वाले क्षेत्र केवल माइग्रेट कर जाते हैं और वो वहाँ से माइग्रेट करके साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश टाइगा बायोम की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो कहेंगे इस क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही चारों स्टेटमेंट का करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, डी। 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही है। तब ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो सबसे पहले यह देखना है कि जिस बायोम की बात की जा रही है उसका संबंध कौन से जलवायु प्रदेश से है, और जलवायु प्रदेश के आधार पर हम अक्षांशीय विस्तार की पहचान कर सकते हैं। फिर देखना है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा, फिर देखना है कि वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति होंगी, किस प्रकार के जैविक समुदाय होंगे। जैसे कि यह पूरा क्षेत्र जो है टुंड्रा बायोम के अंतर्गत आता है, तो हम देखते ही कह सकते हैं कि अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के ये क्षेत्र, और इधर आएंगे स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसके क्षेत्र, साइबेरिया के क्षेत्र, ये सभी टुंड्रा बायोम के अंतर्गत आते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में टुंड्रा बायोम जैसे किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। तो टुंड्रा बायोम किस गोलार्ध की मुख्य विशेषता होगी, उत्तरी गोलार्ध की। और कौन से महाद्वीप की मुख्य विशेषता होगी, उत्तरी अमेरिका और यूरोप की मुख्य विशेषता है। और इनमें भी किस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है, साइबेरिया की।